मुझसे लोग पूछते हैं कि बिहार के चुनाव में क्या होगा? एक तो पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। पहले मैं सेफोलॉजी किया करता था, चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था, चुनाव के रुझान बताता था, तो लोगों को लगता है कि नहीं अभी भी करता ही होगा। मैं पिंड छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, कहता हूँ देखिए पिछले जन्म में मैं भविष्य बताने का काम करता था। आजकल छोटा-मोटा भविष्य बनाने का काम कर रहा हूँ। इसलिए आप मुझे छोड़िए, तो पिन छुड़ाता हूँ मैं, डायलॉग कभी-कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता। लोग कहते हैं, "नहीं, आप देखते तो रहे होंगे, आप बताइए क्या हो रहा है बिहार में?" बिहार के बारे में सोचना, पूछना स्वाभाविक है लोगों का, क्योंकि बिहार से मेरा खास लगाव रहा है। कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, कोई जन्म का रिश्ता नहीं है। हालाँकि मुझे देख के और मेरी भाषा को देख के लोग कई बार समझते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, वहाँ से भी मेरा कोई जन्म का रिश्ता नहीं है। माँ इलाहाबाद से थीं कभी, लेकिन वैसे कोई रिश्ता नहीं है। बिहार के बारे में बहुत लोग समझते हैं, नाम से यादव हैं, हिंदी बोलते हैं, हालाँकि हिंदी में तो टच नहीं है, तो सोचते हैं कहीं न कहीं कोई बिहार से रिश्ता रहा होगा। रिश्ता है, लेकिन दिल का रिश्ता है, जन्म का रिश्ता नहीं। कई साथियों के कारण किशन पटनायक जी की कर्मभूमि रही बिहार, उसके कारण, सच्चिदानंद सिन्हा जी से सीखा, उसके कारण और साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु से बहुत इंस्पायर्ड रहा मैं। उस सब के कारण बिहार से बहुत लगाव है, मन का ही नहीं, घूमा हूँ, खूब घूमा हूँ बिहार में और बहुत देखे हैं, बहुत बिहार के चुनावों में घूमा हूँ, वहाँ देखा है, उसके बारे में रिपोर्ट किया है। एक बार बिहार के चुनाव पे प्रतिदिन मैंने डायरी भी लिखी थी, 8-10 दिन तक बिहार चुनाव के बारे में डायरी लिखी थी। बिहार चुनाव के बारे में सर्वेक्षण किए, उसके विश्लेषण किए, लिखा। बिहार के बारे में जिस तरह के पूर्वाग्रह लोगों के मन में होते हैं, उसके विरुद्ध भी लिखा। बिहारी होने के बारे में खुशवंत सिंह जी ने एक बार स्वर्गीय अब तो हो गए खुशवंत सिंह जी, उन्होंने एक बार जो टिप्पणी की थी, जो ठीक टिप्पणी नहीं थी, तो तब मैंने बिहारी होने का अर्थ समझाया था, कहा था कि अ, दुनिया में जो भारत का स्थान है, वो भारत में बिहार का स्थान है और अगर हम बिहारी होने को एक हीन भाव का बोध मानते हैं, तो फिर हिंदुस्तानी होने में भी हीन भाव होगा। इन सब चीज़ों के कारण लोगों को विश्वास होता है, कहीं आशा होती है कि मैं बिहार के बारे में कुछ बोलूँगा। लेकिन सच ये है कि मुझे बिहार के इस चुनाव में खास दिलचस्पी नहीं रही। कारण सिर्फ ये नहीं है कि मैं किसान आंदोलन में व्यस्त हूँ। हरियाणा में, देश के बाकी इलाकों में किसान आंदोलन के चलते घूम रहा हूँ, 3 कानून आ गए हैं जिनके विरुद्ध हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं। कारण कहीं ये भी है कि दरअसल इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिसमें लोकतंत्र के विद्यार्थी को दिलचस्पी लेनी चाहिए। अजीब बात लगेगी क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहार के चुनाव में ऐसी दिलचस्प चीज़ें नहीं हुई हैं। बिहार के चुनाव बहुत बड़े चुनाव हुए हैं, बहुत बड़े बदलाव वाले चुनाव हुए हैं। खास तौर पे 1995 में जब चुनाव हुआ, जब पहली बार लालू प्रसाद यादव जीत के आए, मेरी दृष्टि में वो बहुत बड़ा चुनाव था क्योंकि उसने बिहार में सामंतवाद की कमर तोड़ने का काम किया। फिर 2-3 बार रहने के बाद जब आखिर में लालू प्रसाद यादव विदा हुए 2005 में, हारे, वो भी बहुत बड़ा चुनाव था क्योंकि वो सरकार जो बोझ बन चुकी थी बिहार पे, हर तरह के कुकर्म हो रहे थे, हर तरह का अनर्थ हो रहा था, एकदम अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति हो गई थी बिहार में। उससे मुक्ति पाने का एक तरीका था। तो बिहार में बड़े चुनाव हुए हैं, चुनाव जिनका बड़ा परिणाम हुआ है, वो हुए हैं। इस बार भी कई लोग कहते हैं कि चुनाव का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कहते हैं कि देखिए कोरोना काल के बाद पहला बड़ा चुनाव हो रहा है। कहते हैं देखिए देश में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, चीन के बारे में जो हुआ है, उस सब के बाद पहला बड़ा चुनाव है इसलिए पूरे देश का संकेत जाएगा। मुझे वो दिखाई नहीं देता। दिखाई इसलिए नहीं देता कि जिस तरह का विकल्प आज बिहार में है, उससे ऐसा महसूस नहीं होता कि बिहार के लोग ये चुन सकते हैं। नीतीश कुमार की सरकार चलते हुए 15 साल हो गए हैं। शुरू में उस सरकार ने अच्छा काम किया और 2010 के चुनाव में मैंने वहां घूम के डायरी लिखी, बताया कि उस सरकार ने पहले की तुलना में बेहतर काम किया है। और मुझे याद है उससे लालू प्रसाद यादव बहुत बहुत व्यक्तिगत रूप से नाराज हो गए थे मेरे डिस्पैचेस को पढ़ के और मेरे को किसी एक एडिटर के थ्रू धमकी भी भिजवाई थी कि देखिए चुनाव परिणाम आने दीजिए और मैं इस आदमी को दिखाता हूँ कि अपने आप को क्या समझता है। ये सब चलता रहता है राजनीति। तो उन सब चुनाव के बारे में लिखा था क्या बदलाव हुआ?
लेकिन नीतीश कुमार की सरकार अब 15 साल चलते चलते अलायंसेस बदल गए हैं, सरकार उनकी चले जा रही है। जनता में थकान है, जनता में गुस्सा भी है। इस साल जब देश भर से मजदूर प्रवासी निकलने लगे, मुंबई से, दिल्ली से, कर्नाटका से, चारों तरफ से प्रवासी मजदूर पैदल चलने लगे। उनमें से अधिकांश तो बिहार जाना चाहते थे। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश यही इलाका है, और उड़ीसा का कुछ हिस्सा, बंगाल का भी कुछ हिस्सा। देश का ये जो इलाका है यही तो घर है, और बिहार इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब प्रवासी मजदूर आ रहे थे। तो आप सोचेंगे कि मजदूरों की स्थिति पे, देश में जो प्रवासी मजदूरों की अवस्था है, बिहार में इस तरह की जो बदहाली है, इसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन इस चुनाव में मुझे उसका कोई तरीका दिखाई नहीं देता। आपने सोचा होगा कि कोविड मैनेजमेंट और इस सब के बारे में चर्चा होगी, उसका कोई आभास दिखाई नहीं देता। हम सोचेंगे कि बेरोजगारी के सवाल पे चर्चा होगी, नहीं होती। किसान विरोधी कानूनों के बहाने बिहार का जिक्र बार-बार आया। जिक्र आया कि बिहार में मंडियों को 2006 में समाप्त कर दिया गया था। उसका बिहार के किसान पे क्या परिणाम हुआ? आज बिहार में किस भाव पे फसलें बिक रही हैं? कल ही मैंने सुना कि पंजाब में बिहार से धान की खरीद कर करके उसको पंजाब भेजा जा रहा है, क्योंकि बिहार में सिर्फ 1100 रुपए में बिक रहा है। पंजाब में उसका 1800 रुपए मिल जाएगा। खेती किसान के बारे में जिक्र होगा, मंडी के बारे में जिक्र होगा, नहीं हो रहा। शहरों की बदहाली के बारे में जिक्र होगा, नहीं होगा। और यही एक बड़ा सवाल है। मेरे विचार से बिहार के चुनाव का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा। कई साथी उसमें बताएंगे, सर्वेक्षण भी होंगे, और जो काम मैं पहले कर चुका हूं उसके लिए किसी दूसरे को क्यों दोष दूं। लेकिन सच पूछिए तो इस वक्त बिहार का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि कौन जीतेगा। प्रश्न ये भी बड़ा नहीं है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की जो घमासान है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा घमासान यही है, पक्ष और विपक्ष का नहीं है। पक्ष के भीतर दो दलों का घमासान है, और समीकरण ये है कि बीजेपी नीतीश कुमार की सहयोगी होने के बावजूद उनको ठिकाने लगाना चाहती है। इसके बारे में खूब राजनीतिक टिप्पणी मिल जाएगी, आपको खूब विश्लेषण मिल जाएगा, लोग बहुत चस्के ले लेके आपको अंदर की खबरें सुनाएंगे। मेरा मन बुझा रहता है। बुझा इसलिए रहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि इससे देश में क्या असर होगा, इससे बिहार पे क्या असर होगा। वो जो अंतिम व्यक्ति, अगर इस देश के अंतिम व्यक्ति को आप ढूंढने निकलेंगे, वो कहीं बिहार में आपको मिलेगा। हो सकता है झारखंड के किसी गांव में मिल जाए, हो सकता है उड़ीसा के आदिवासी गांव में मिल जाए। इस देश के अंतिम व्यक्ति पर इस चुनाव का क्या असर होगा? उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं होता, उत्तर बहुत आकर्षक नहीं होता। और उसी पे, इसी बहाने मैं उस पे चर्चा करना चाहता था, क्योंकि केवल बिहार का नाम ले देना तो सही नहीं होगा। बाकी चुनाव भी होते हैं, हरियाणा का चुनाव भी हमने होते देखा, चुनाव हुए, और कम से कम चुनाव के आधे हिस्से में वो तमाम सवाल बिल्कुल गायब थे, गौण थे, जो कि हरियाणा के उस वक्त के सबसे बड़े सवाल थे। ये गायिका जिन्हें हमें सुना, राठौर, ये अपने गीत में दारू की बात करती हैं, मगर सच बात बताऊं, सच बात यह है कि बिहार में दारू कम चलती है। आप हरियाणा आइए, पंजाब आइए, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आइए, कर्नाटका आइए, महाराष्ट्र में देखिए, पैसा दारू कहीं ज्यादा चलता है। मैं कई बार लोगों को चौंकाता था ये कह के कि दरअसल बिहार में तमाम भ्रष्टाचार के बावजूद पैसा कम चलता है। यहाँ भ्रष्टाचार में भी गरीबी है। आप इसकी तुलना महाराष्ट्र, कर्नाटका से कीजिए, तमिलनाडु में चुनाव के वक्त जो होता है उससे कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि चुनाव का स्केल क्या है। यहाँ पे तो अभी भी भ्रष्टाचार है, लेकिन थोड़ा सस्ते किस्म का भ्रष्टाचार है, लोअर लेवल का है, पैसा कम चलता है। पूरे देश में लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है, और ये चुनावी व्यवस्था जिससे हमने उम्मीद लगाई थी, वो क्यों उस तरह के परिणाम नहीं ला पा रही है जिसकी हमने कल्पना की थी। ये बड़ा सवाल है राजनीति के विद्यार्थियों के लिए, राजनीतिक विज्ञानियों के लिए, सबको इसके ऊपर चर्चा करनी होगी, बातचीत करनी होगी। उस बड़े सवाल का उत्तर क्या है? हम सोचते ही क्यों हैं कि आखिर चुनाव से अंतिम व्यक्ति का फायदा होगा? सोच गलत नहीं है,
क्योंकि लोकतंत्र के पीछे, चुनावी राजनीति के पीछे एक सोच है, और सोच ये है कि देखिए, अगर चुनाव में हर व्यक्ति को एक वोट दे दिया जाए, तो जो गरीब से गरीब है, अंतिम व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, वो अपनी मांग को समझेगा, अपनी मांग को आगे रखेगा। जब वो अपनी मांग को रखेगा, तो नेता लोग उस मांग को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए नहीं कि नेता लोग उसका भला चाहते हैं। नेता लोगों का चरित्र जो भी हो, और ये बात समझने की, आमतौर पर लोकतंत्र की व्याख्या करते समय हम इस बात को भूल जाते हैं। लोकतंत्र और चुनाव की व्यवस्था नेताओं की आदर्शवादिता पर निर्भर नहीं करती। ये व्यवस्था मान के चलती है कि नेता लोग दुकानदार वाला काम करेंगे, और जैसे कोई दुकानदार अच्छा केला इसलिए नहीं बेचता कि उसको समाज सेवा करनी है, बल्कि वो अच्छा केला इसलिए बेचता है कि उसको अपनी दुकान चलानी है। उसे पता है कि एक बार आपको सड़ा केला दिया तो अगली बार आप उसकी दुकान पे नहीं आएंगे। इसी तरह से लोकतंत्र में जो मान्यता है वो ये कि आप दुकानदार, पार्टियां दुकानदार की तरह से हैं, दुकानों की तरह से हैं, नेता दुकानदार की तरह से हैं, और वो जनता के सामने वो चीज रख रहे हैं जो जनता मांगती है। जिस तरह से बाजार अंततः सिर्फ दुकानदार की सेवा नहीं करता, वो जनता के लिए भी कुछ चीजें लेके आता है। उसी तरह से मान्यता ये है कि चुनाव के जरिए लोकतंत्र में भी एक व्यक्ति की, जो अंतिम व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति करेगी दुकान, और जो दुकान उसको सबसे अच्छा माल देगी, उस दुकान के पास ग्राहक जाएगा। यानी कि जो पार्टी उसकी सबसे बेहतर सेवा करेगी, उसके पास लोग जाएंगे। अंततः वो पार्टी चुनाव जीतेगी, और जीतेगी तो फिर दोबारा काम करेगी, इसलिए क्योंकि उसको दोबारा चुनाव जीतना है। ये थ्योरी है, ये सब लोकतंत्र की थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस की किताबों में पढ़ाई जाती है, मैंने भी लिखी है। थ्योरी गलत नहीं है, लेकिन ये थ्योरी मान के चलती है कि जो राजनीति का बाजार है, ये एक ट्रांसपेरेंट बाजार है, ये एक सीधा बाजार है, जिसके अंदर ग्राहक है, जिसमें दुकानदार है, और ग्राहक को पता है कि कौन सी दुकान उसको ठग रही है, कौन सी दुकान अच्छा माल दे रही है, दोबारा उस दुकान पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेकिन वास्तव में जैसे बाजार में होता है, ठीक उसी तरह से लोकतंत्र के बाजार में होता है। ग्राहक राजा नहीं होता, ग्राहक कई बार सिर्फ एक निरीह प्राणी होता है। और बाजार में अच्छा माल बिके, इसकी जरूरत नहीं है। आपको अच्छे आलू की साफ चिप अगर छोटी दुकान में मिल रही है, और उसके बदले में सड़े हुए आलू की खराब तरह की चिप अभी चमचमाते हुए पैकेट में मिलती है, और उसके ऊपर वो ब्रांड नेम लिखा होता है जो कि दिन रात आप टीवी पे देखते हैं, और टीवी का एक सुंदर सा विज्ञापन देखते हैं, तो आप उस सड़े हुए आलू की सेहत के लिए बहुत खतरनाक किस्म की चिप ला के खाते हैं, सोचते हैं आप राजा हैं। दरअसल आप ठगे गए। यही बात लोकतंत्र में होती है, और एक बार नहीं, लगातार होती है। और बिहार में ये बात हमने बार बार होते हुए देखी है, और इस बार का बिहार का चुनाव ठीक इसी की मिसाल हमें देता है। एक ऐसा चुनाव जहां मुद्दे साइड में हो गए हैं, उसके अंतिम व्यक्ति के मुद्दे साइड में हो गए हैं। क्या चीज चलती है? आप ग्राहक को, लोकतंत्र की इस बाजार में आप ग्राहक को तरह तरह से ठग सकते हैं, ग्राहक को तरह तरह से लुभा सकते हैं। मुद्दे होते हैं, वोट देने वाला व्यक्ति बेवकूफ नहीं है, वो देखता है, लेकिन उसके पास असीमित विकल्प नहीं होते। ये और देख लीजिए, बाजार है, आप गए हैं, दो दुकानें हैं, दोनों दुकान समोसा दे रही है। आपको चाहिए डोसा, आपको चाहिए इडली, जो भी चाहिए वो आपको उपलब्ध नहीं है। लोकतंत्र में भी यही होता है कि आपके पास असीमित विकल्प नहीं है, बहुत सीमित से विकल्प है। एक तरफ नीतीश कुमार दिखते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दिखते हैं। नीतीश कुमार से आप निराश होते हैं, नीतीश कुमार से आपको गुस्सा आता है, फिर आप पलट के तेजस्वी यादव की तरफ देखते हैं और कहते हैं ना ना बाबा, हो सकता है नीतीश कुमार में कुछ और गुण बचे हुए। यही लोकतंत्र की अवस्था है, और इसके चलते लोकतंत्र में ग्राहक या मतदाता कहने को सर्वोच्च है, कहने को जनता जनार्दन है, लेकिन वास्तव में वो जनता जनार्दन नहीं है। वो जनता हाथ जोड़े इन नेताओं के सामने खड़ी रहती है, कुछ मांगती है जो उसे कभी नहीं मिलता है। कैसे बदला जा सकता है, इसके बारे में बहुत सुझाव आते रहते हैं। चुनाव सुधारों की चर्चा करना इस देश के प्रिय विषयों में से रहा है। मैंने भी इस विषय पे कई बार लिखा है, कभी समय मिले तो आप पढ़िएगा। मैंने इस पे कई लेख लिखे हैं, मेरी जो किताब आई है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उसमें भी इस विषय पे लेख है। और मैंने बार बार एक बात कही कि चुनाव सुधार के लिए केवल कानूनी सुधार से काम नहीं चल सकता।
सब लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई तरीका हो, साहब ऐसा कानून में बदलाव कर दीजिए जिससे कि खराब पार्टियां चुनना बंद हो जाए। कहते हैं साहब आप एक ऐसा कानूनी अमेंडमेंट कर दीजिए कि पार्टियों को अपने वादे लागू करना कंपल्सरी हो जाए। ऐसा कानून बता दीजिए जिससे कि बाहुबली चुनाव ना लड़ सकें, जिससे कि भ्रष्टाचार ना हो चुनाव में, पैसे का उपयोग रुक जाए। ऐसे कानून कुछ बन सकते हैं, कुछ कानून और जैसे हैं उनमें और सुधार होने की ज़रूरत है। लेकिन अंततः और यही एक समस्या है, अंततः लोकतंत्र जन जागृति पे आधारित है। अंततः लोकतंत्र की ईमानदारी की परीक्षा कोर्ट कचहरी में नहीं हो सकती, जनता की कचहरी में हो सकती है। अगर लोग बाहुबली को वोट देने को तैयार हैं, तो आप लाख कानून बना लीजिए, आप बाहुबली को रोक नहीं सकते। वो नहीं खड़ा होगा, उसकी पत्नी खड़ी हो जाएगी, भतीजा खड़ा हो जाएगा, बेटा खड़ा हो जाएगा। जनता अंततः यदि जागृत नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की सुरक्षा, लोकतंत्र की जो पवित्रता है, उसे जनता बनाए रख सकती है। जब तक जनता को जागृत नहीं किया जाएगा, जब तक जनता को मोबिलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक ये सोचना कि लोकतंत्र पवित्र रह पाएगा, लोकतंत्र सुंदर रह पाएगा, ये अपने आप में निठल्ले विचार है। मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई जादू की पुड़िया चाहिए कि आप और मैं लिहाफ बैठे अपने कमरे ओढ़े हुए अपने कमरे में बैठे रहें और घर से बाहर निकले और देखें, अरे लोकतंत्र साफ हो गया। ऐसी कोई जादू की पुड़िया ना तो है, ना हो सकती है, ना ही होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफाई हमें आपको करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। कानून में कुछ सुधार हो सकते हैं। सुधार ये हो सकते हैं कि खास तौर पे जो मीडिया पे कुछ दलों का कब्जा है, रूलिंग पार्टी का जो जोर है, उसको सुधारा जा सकता है। मीडिया को जो खरीदा जाता है चुनाव के वक्त पैसे से, उसकी सीमा बनाई जा सकती है। पैसा कितना खर्च किया जाए, इसकी कुछ मर्यादा व्यावहारिक बनाई जा सकती है, जो कि चुनाव आयोग कभी नहीं बना पाया, कागज में कुछ भी लिख लेता है। और उम्मीदवारों को सरकारी खर्च से पैसा देने की व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि मैंने बार-बार कहा है, दिक्कत ये नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ईमानदार उम्मीदवार के लिए जितना न्यूनतम ज़रूरी है चुनाव लड़ने के लिए, वो खर्च नहीं होता। हमने खुद चुनाव लड़े हैं और मैं जानता हूँ इसका दर्द। हरियाणा में हमने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम जो खर्चा चाहिए, अपने होर्डिंग लगाना, गाँव भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना, उसके लिए जो पैसा है, वो हमारे पास नहीं था। बाद में लोग पूछते हैं, साहब जनता ने आपको पसंद नहीं किया। सच बात है, ये तो कहना ही पड़ेगा, जनता ने पसंद नहीं किया। लेकिन सच बात ये है कि हम जनता तक पहुँच नहीं सकते। उसके लिए जो साधन चाहिए, कुछ न्यूनतम साधन हर कैंडिडेट को उपलब्ध करवाना लोकतंत्र में अनिवार्य होना चाहिए, और कई देशों में ऐसी व्यवस्था है। तो कानून में बदलाव होने चाहिए, खासतौर पे पैसे और मीडिया को लेकर। बाकी जिन चीजों की चर्चा चलती है चुनाव सुधार के नाम पे, कि हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली बना लें, हम कानून में ऐसा परिवर्तन कर दें, पार्टियों के मैनिफेस्टो को लागू करना अनिवार्य बना दें, मेरा मानना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अंततः यदि जनता सोई हुई है, आप 100 कानून बना लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता जाग जाएगी, तो कानूनों की ज़रूरत नहीं बचेगी। जनता को जागृत करना, जनमत बनाना, उसे खड़ा करना और संगठित करना, ये लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। और इसके लिए जब जनता को उसके हित में खड़ा किया जाएगा, जब जनता अपने दुःख-दर्द के आधार पे खड़ी होगी, तब वो जात-बिरादरी को भूल जाएगी। नहीं तो सारा चुनाव केवल जाति के आधार पे होगा। वैसे बिहार बहुत बदनाम है जाति के नाम पे। सच बात ये है कि जैसा बिहार में होता है, वो बाकी जगहों पे भी होता है। ऐसा नहीं कि बिहार कोई विशेष रूप से इसके बारे में बाकी सबसे बहुत भिन्न है। बस है थोड़ा-सा ज़्यादा तीखा हो जाता है वहाँ जातीय जो गणित है। लेकिन जाति का गणित बाकी सब इलाकों में भी होता है। देश के लगभग सब इलाकों में ये चीज़ फैल चुकी है। लेकिन ये क्यों होता है? जाति एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। जब और कुछ नहीं होता, तो लोग जाति को पकड़ लेते हैं। लेकिन जहाँ उन्हें सचमुच कुछ चॉइस मिलता है, तब लोग जाति भूल जाते हैं। ऐसे एक नहीं, अनेक चुनाव देश में हुए हैं, जब लोगों ने जाति को भूल के, खुल के वोट दिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिहार के चुनाव में कौन जीतेगा, ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। बिहार के चुनाव में सही मुद्दे उठ क्यों नहीं रहे, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव का परिणाम झूठा होगा।
कई साथी कहते हैं, काफ़ी लोगों की मान्यता है कि देश में ईवीएम में गड़बड़ हो रही है। मैंने बहुत बार इस चीज़ को देखा है, विचार किया है और अभी तक मैंने उसका प्रमाण नहीं पाया है। नरेंद्र मोदी चुनाव जीते 2019 में, बहुत लोगों ने कहा ईवीएम की मदद से हुआ। मुझे इसका प्रमाण नहीं मिला। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव में धांधली होती है। सबसे बड़ी धांधली ईवीएम की धांधली नहीं, सबसे बड़ी धांधली चुनाव में खड़े होके डंडा बंदूक लेके चलाने की धांधली नहीं। सबसे बड़ी धांधली है वो जो हमारे दिमाग में होती है। वो वाली मशीन, ईवीएम वाली मशीन नहीं, ये जो हमारे खोपड़ी के अंदर मशीन है ना, उसको जो बदला जाता है, उसको टीवी के सहारे, स्क्रीन के सहारे, अखबार के सहारे, मीडिया के सहारे, प्रचार के सहारे जो बदला जाता है, वो सबसे बड़ी धांधली है, जिसके बारे में जनता को सचेत करने से ही चुनाव सार्थक हो सकते हैं। इतने साल चुनाव करने, चुनावों का विश्लेषण करने के बाद ये बात आपको विचित्र लगती हो, लेकिन जितना मैं नजदीकी से देखता हूं, कई बार मैं बैठ के सोचा भी करता हूं कि इतना समय मैं चुनाव का विश्लेषण क्यों करता था। जैसे जैसे बाल सफेद होते जाते हैं, बुद्धि बढ़ती जाती है या कहते हैं घटती जाती है, कुछ नए विचार मन में आते हैं जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। बिहार चुनाव के बहाने अगर आपने सोचा होगा कि इसमें मैं कोई बिहार के चुनाव की भविष्यवाणी करूंगा, तो माफ कीजिएगा, वही डायलॉग मैं आपको भी दोबारा बता देता हूं। एक समय था जब मैं भविष्य बताने का काम किया करता था। आजकल कोशिश करता हूं छोटा मोटा भविष्य बनाने का काम करूं, और ये काम कहीं ज्यादा सार्थक लगता है। धन्यवाद।